नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अनमोल है। तो चलिए अब यह कहानी अनमोल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर मैं खुद आप लोगों को शाम के 7 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरी सुनाऊंगा और मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनमोल है और मैं राजस्थान के एक गांव का निवासी हूं। डायन का नाम सुनकर कई लोग डर जाते हैं, कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि डायन होती क्या है। आज के टाइम में डायन होती है या नहीं, कई लोग नहीं मानते। कई लोग कहते हैं पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो साइंस का युग है, ये तो पहले जमाने में हुआ करता था। अब कहां, डायन खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज भी डायन है, लेकिन वह कम दिखाई देती हैं और दिखाई भी देती हैं तो आप पहचान नहीं सकते। बिल्कुल आम इंसान की तरह नजर आती हैं, आम औरत की तरह, आम लड़की की तरह। आप कैसे फर्क जान पाएंगे? बिल्कुल नहीं आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज आपको एक डायन की सच्ची कहानी बताता हूं जो मेरे साथ ही घटी थी। कुछ साल पहले जब मैं जवान था, जोशीला था और अपने आप में मस्त रहने वाला इंसान था। ना तो मुझे किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से कोई खास दोस्ती। जो मुझसे बोल लेता तो उससे मैं बात कर लेता, जो नहीं बोलता तो मैं उससे दूर ही रहता था। मैंने बताया ना, यह घटना मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी जब मैं बिल्कुल बेकार था, कोई कामकाज करता नहीं था, दिन भर इधर उधर अकेले भटकता रहता था। ना तो मेरा कोई साथी था, जहां मन आता था वहां मैं चला जाता था। जिज्ञासु था मैं, नई चीज जानने के लिए मैं बेकरार रहता था। जो चीज मुझे समझ में नहीं आती थी तो उसको मैं जानने की कोशिश करता था कि आखिर यह चीज है क्या, किस लिए बनी है, इसका महत्व क्या है। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और इसके बाद मेरा पालन पोषण मेरे मामा के गांव में हुआ। जैसे तैसे मैं बड़ा होता गया। स्कूल गया था लेकिन स्कूल छुड़ा दिया गया। क्या करेगा पढ़ करके, कोई अफसर थोड़ी बन जाएगा, मेरी मामी का कहना था। मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। मैं पढ़ना चाहता था लेकिन वह अवसर मुझसे छीन लिया गया। मुझे काम पर लगाया गया, बकरियां चराने का काम। मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। सुबह मैं निकलता बकरियों को लेकर तो मैं शाम को लौटता था। मुझे भूख बहुत लगती थी लेकिन खाने को कुछ होता ही नहीं था। और भी लड़के बकरियां चराते थे मेरे साथ में। जब वह खाना खाते थे तो मैं उनसे दूर चला जाता था, लेकिन वह समझ जाते थे और मुझे बुलाते थे, अनमोल अनमोल, अरे इधर आजा भाई, हमें मालूम है तेरी मामी ने तुझे खाना नहीं दिया होगा, शर्मा मत, इसलिए हम रोटी ज्यादा लेकर आए हैं आज हम लोग भोजन कर रहे हैं और तू भी कर ले। सच कहूं ना, मुझे बहुत शर्म आती थी। एक दिन की बात थोड़ी थी, यह तो हर दिन मेरे साथ चलता था। एक आत्मसम्मान भी होता है इंसान के पास में। अभी तक वह मेरे पास में था, जिंदा था, मरा नहीं था। मैं अपने दोस्तों से नजरें मिला नहीं पाता था। लेकिन भूख ऐसी चीज है ना, वह ना तो झूठ देखती है ना कुछ ऊंच नीच। जब भूख लग जाती है ना, तब इंसान सब भूल जाता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं। और मेरे साथ भी यही होता था। मैं उन लोगों के साथ बैठकर भोजन करता था। मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन भूख बर्दाश्त भी तो नहीं होती थी। पेट में ऐंठन होने लगती थी, एक जलन सी होने लगती थी। फिर मुझे मजबूरी में वह खाना खाना पड़ता था। हालांकि लड़के मेरी मदद ही करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं किसी का दिया हुआ भीख पर जिंदा हूं। फिर मैं बड़ा होने लगा, मेरे वह दोस्त भी बड़े होने लगे। वह लिखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। जब वक्त मिलता था तो बकरियां भी चरा लेते थे। ऐसा नहीं था कि वह इसी काम में जुड़े हुए थे। जब वह कुछ याद करते, पढ़ाई को याद करते, तो मैं उनके पास बैठ जाया करता था। उनके कहे हुए शब्दों को मैं समझने की कोशिश करता था। जो समझ में नहीं आता था मैं उनसे पूछता था। तब वह एक टीचर की तरह मुझे पढ़ाते थे। अनमोल, ये चीज ऐसी होती है, तुम तो स्कूल जाते नहीं हो ना, चलो कोई बात नहीं, जो भी हम पढ़कर आएंगे हम तुम्हें जरूर पढ़ाएंगे। इस तरह बकरियां चराते हुए मैंने थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की थी अपने दोस्तों के साथ में। मैं अब 22 साल से ऊपर का हो चुका था। अब बकरियां चराने का काम लगभग बंद हो चुका था। मेरे मामा मामी ने सारी बकरियों को बेच दिया था और आसपास की जो जमीन थी वह भी बेच करके शहर में चले गए थे। बस उनका पुराना घर था। वह कहने लगे, अनमोल,
इस घर की रखवाली का जिम्मा अब तुम्हारे पास में है। कुछ राशन जरूर छोड़ गए थे कि जब तुम्हें भूख लगे तो खाना बना लेना। हम आते रहेंगे, ये घर हम बेचेंगे। जब अच्छी कीमत मिल जाएगी, इसके बाद तुम हमारे साथ में शहर चलना। वहां पर हम तुम्हें अच्छा खाना पीना, रहने की व्यवस्था सब करेंगे। मुझे सपने दिखाए और उस सपने में मैं अपने आप को पाने लगा कि वास्तव में मामा मामी अब मेरे लिए कुछ करेंगे। क्या वह मुझे शहर लेकर जाएंगे? वह एक ख्वाब था और ख्वाब मैं देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामा और उनके बच्चे शहर जा चुके थे। अब मैं उस पुराने टूटे फूटे घर में रखवाली के लिए रह गया था। वह राशन पानी अब खत्म हो चुका था। मैं थोड़ा अलग इंसान था, ना तो किसी से मैं मांगता भी नहीं था। भूखा मैं रह जाता था, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। मैं पानी पीकर रह जाता था, सो जाता था, लेकिन किसी के पास खाना मांगने के लिए नहीं जाता था। मैं जंगली बेरी को तोड़कर लाता, उससे अपनी भूख मिटाता था। इस तरह कई दिन हो चुके थे। मैं अन्न का दाना तो बिल्कुल खा ही नहीं पाया था। ना तो मेरे पास था, ना मैं किसी से मांग सकता था। लेकिन वह जंगली बेरी कब तक मेरा साथ देती? कुछ लोग उसको भी तोड़कर ले जा चुके थे बेचने के लिए। जब मैं वहां जाता हूं तो बेरी नहीं थी। मैं उदास हो गया। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? मैं और आगे जाने लगा कि चलो, आगे और भी जंगली बेरी हैं। और आखिरकार मैं दूर निकल चुका था। बेरी का पेड़ तो नजर आ रहा था, लेकिन बेरी गायब थी। मैं भूखा था। जब बेरी नहीं मिलती है तो मैं निराश हो जाता हूं कि अब क्या, अब मैं क्या खाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं और थोड़ा सा आगे निकल आता हूं, क्योंकि आगे भी बेरी के पेड़ दिखाई दे रहे थे। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वहां का भी कुछ हाल ऐसा ही था। बेरी का पेड़ तो था, लेकिन बेरी गायब थी। मतलब लोग तोड़ के ले जा चुके हैं बेचने के लिए। मैं समझ गया कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं अपने गांव से काफी दूरी पर आ चुका था। अब तो मुझ में चलने की हिम्मत भी नहीं थी। गर्मी वैसे थी, गर्मी का महीना था। मैं थका हुआ था और एक छायादार पेड़ के पास मैं सुस्ताने लगता हूं। कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। जब मुझे कोई आवाज देता है उठना है तो मेरी नींद खुलती है। मैं देखता हूं एक बूढ़ी औरत है। देखने में अच्छे परिवार की लग रही है। कपड़ा लत्ता अच्छा पहन रखी है। उसके हाथ में एक थैला है और मुझसे कहती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जगह पर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें पानी चाहिए? मैं उसकी तरफ देखता हूं और कुछ बोल नहीं पाता। मैं ऐसा ही व्यक्ति था। मैं शांत रहता हूं। तब वह अपने थैले में से पानी की बोतल निकालती है और मुझे पकड़ा देती है कि लो बेटा, पहले तुम पानी पी लो। फिर वह कहती है, नहीं नहीं, खाली पेट नहीं बेटा, बहुत गर्मी है, खाली पेट पानी नुकसान देता है। रुको रुको, मैं तुम्हें स्वादिष्ट मिठाई देती हूँ। अपने थैले में से 2 स्वादिष्ट मिठाई मुझे पकड़ा देती है। कहती है, बेटा पहले यह मिठाई खाओ, इसके बाद पानी पीना। मैं स्वादिष्ट मिठाई देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। कई दिन का जो भूखा था और फटाफट वह मिठाई को खा लेता हूँ और उसके बाद पानी जी भर के पीता हूँ। मेरा पूरा पेट तो भरा नहीं था, लेकिन जितना भी पेट में गया था वह मेरे लिए कम भी नहीं था। मैं उस औरत की तरफ देखने लगता हूँ कि यह औरत यहाँ क्या कर रही है। यहाँ तो आसपास में कोई रोड भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, ना इधर कोई रास्ता भी नहीं है। तब यह क्या करने आई है? मेरे मन में सवालिया निशान था। आखिर कौन है ये? देखने में तो अच्छे घर की लग रही है, पहनावा अच्छा पहन रखी है, जेवर सोने चांदी के लग रहे हैं, तो यह जंगल में कर क्या रही है? मैं उसकी तरफ सवालिया निगाह से देखने लगता हूं। अतः वह शायद समझ जाती है। कहती है, बेटा मेरा घर पास नहीं है, यहां पर मेरा थोड़ा बहुत खेत है और मैं थोड़ी बहुत खेती भी कर लेती हूँ जब मेरे पास में टाइम होता है। आओ, पास में ही घर है, वहां पर चलकर बात करते हैं। और फिर वह चल देती है, इशारा करती है और मैं उसके पीछे पीछे चल देता हूं, बिना कोई सोचे समझे कि आखिर कौन है, मैं इसके पीछे क्यों जा रहा हूं। स्वादिष्ट मिठाई का लालच मुझे आ गया था। ऐसी मिठाई मैंने कभी छकी ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह औरत मुझे और मिठाई देगी। घर पहुंचने के बाद तो मेरा पेट भर जाएगा। मैं लालच में आकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। अब वास्तव में कुछ देर पर मुझे एक कच्ची पक्की झोपड़ी नजर आती है। वहां पर थोड़ा खेती भी था, बागवानी भी था, पानी का व्यवस्था भी था, कुआं भी था। वह फिर बोलने लगती है, ये मेरा शौक है बागवानी का, थोड़ा बहुत उसी को करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। वैसे तो मैं शहर में रहती हूँ और कभी कभी मन जब शहर से उचट जाता है तब अपना मन शांत करने के लिए यहाँ पर आ जाती हूँ। वह कहती है, आ जाओ आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। चलो हम अंदर बैठकर बात करेंगे, बाहर तेज गर्मी है, धूप भी है। तब मैं उस झोपड़ी के अंदर आ जाता हूँ। बाहर से देखने पर वह एक झोपड़ी लगती थी, लेकिन अंदर जाने पर बहुत कुछ उसमें भरा हुआ था।
बैठने का स्थान था, कुर्सी थी, पलंग भी था, पानी की व्यवस्था थी, खाने पीने का सब सामान, मुझे फल फ्रूट से लेकर ड्राई फ्रूट तक मुझे वहां नजर आ रहा था। मतलब यह औरत संपन्न परिवार से थी और सही कह रही है, अपना शौक पूरा करने के लिए इस जगह पर आती है जहां पर बागवानी और कुछ खेती बाड़ी करती है। यह शौक था, बड़े लोगों के बड़े शौक होते हैं। मुझे कुछ अलग नहीं लगा और वही होता है। वह झोपड़ी में पहुंचने के बाद मुझे बिठाती है और कहती है, तुम्हें भूख भी लगी होगी, देखो अभी मेरे पास में फल फ्रूट के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, शाम को मैं जरूर स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी, लेकिन तब तक तुम्हें फल फ्रूट से ही काम चलाना पड़ेगा। उसकी आवाज में मिठास भरी थी, शहद से भरी आवाज थी उस औरत की। ऐसा लग रहा था कि वह मेरी माँ की तरह थी। मैंने माँ को बचपन में देखा था, कुछ यादें मेरे मन में उसकी ताजा थी। ऐसे ही लाड प्यार मेरी माँ किया करती थी, लेकिन वह मेरी माँ नहीं थी, वह तो कोई और थी जिसे मैं जानता तक नहीं था। उस औरत ने मुझे फल फ्रूट दे दिया और मैं भूखा था तो खाता चला गया। आखिर जब पेट भर जाता है तो नींद भी आने लगती है और वही हाल मेरे साथ में हुआ था। बाहर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन उस झोपड़ी में ठंडक महसूस हो रही थी और मैं बैठे बैठे सोने लगा। तब वह औरत कहती है कि तुम गिर जाओगे, तुम्हें नींद आ रही है, तुम इस पलंग पर आ जाओ। और मैं देरी नहीं करता और उस पलंग पर मैं जाकर लेट जाता हूँ। आज लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। मेरी जब आंख खुलती है तो मैं देख रहा हूं कि वह औरत कुछ खाना बना रही है, जिसकी सुगंध मेरी नाक में आ रही थी। बहुत ही स्वादिष्ट सुगंध मुझे लग रही थी। मैं उठकर बैठ जाता हूं। तब वह औरत मुस्कुराती है, कहती है कि भोजन बना रही हूं, रात हो चुकी है, तुम तो सोते रह गए थे। मैंने तुम्हें कई बार उठाया लेकिन तुम उठे भी नहीं। मुझे लगा कि तुम कई दिन से सही ढंग से सो नहीं पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें जगा भी नहीं पाई। अब चलो उठ जाओ, भोजन लगभग तैयार हो चुका है। मुंह हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलकर भोजन का स्वाद लेंगे। आप बताना मैंने कैसा भोजन बनाया है। मैं देखता हूं कि वाकई वह झोपड़ी में लालटेन जल रही है, एक नहीं दो दो, और वो भी तेज रोशनी में, और बाहर वाकई अंधेरा हुआ पड़ा है। अतः मुझे लगता है कि हाँ, यह औरत सही कह रही है। मैं देर तक सोता रह गया। उस खाने की भीनी भीनी खुशबू मेरी नाक में महसूस हो रही थी। जो भी पक रहा था वह अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं उठता हूं, हाथ मुंह धोता हूं। तब मुझे बैठने के लिए एक पटरी देती है। चलो यहां पर बैठ जाओ, थोड़ा और टाइम लगेगा, तब तक तुम मेरे साथ में कुछ काम कर लो। अब मैं उनके काम में हाथ बटाने लगता हूं और तब वह मुझसे पूछती है, बेटा तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, और इस जगह पर तुम कर क्या रहे थे, वो भी भरी दोपहर में। मैं उस औरत से कुछ छिपा नहीं पाया। बचपन से लेकर अभी तक जो जो मैंने परेशानियां झेली थीं, न जाने क्यों वह अपनी लगने लगी थी। मैं सब कुछ बताता चला गया। वह सब कुछ सुनती रही चुपचाप। कभी कभी उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान आ जाता था, फिर कुछ ही क्षण में वह मुस्कान गायब हो जाता था। सब कुछ बताने के बाद वह मेरी तरफ देख रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। और तब तक खाना तैयार हो चुका था। खाना निकालकर मेरी तरफ सरका दिया, लो बेटा भोजन करो, और कहने लगी कि तुम्हारा जीवन बड़ा संघर्ष से बीता है, तुम बड़े जीवट इंसान हो, हर कोई इतना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम में वह शक्ति है, तुम में वह पावर है, तभी तो तुम सरवाइव कर रहे हो, नहीं तो दूसरे लड़के हार मान जाते। जल्दी से खा पी लो, मुझे अपनी बेटी को लेने भी जाना है, वह भी आने वाली है, टाइम हो चुका है, गाड़ी आने वाली होगी। मैं अब हैरान था। ये तो चलो शहर से अपना मन बहलाने के लिए इस जगह पर आ जाती थी, लेकिन इसकी बेटी जवान होगी। लेकिन इसका जवाब मेरे पास में नहीं था। यह जगह जंगल के बीच में थी। मैं खुद हैरान था, किस जगह पर जंगली जानवर भी आसपास में हैं, क्या इस औरत को डर नहीं लगता है? लेकिन वह कहने लगी, बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लो, गाड़ी आने वाली है, हमें अपनी बेटी को लेने जाना है। मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ में चलो, उससे मिलना। वह बहुत पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी भी जानती है। तुम उसके साथ कुछ दिन बिताओगे ना तो तुम्हें अंग्रेजी भी सिखा देगी। लेकिन मेरा ध्यान किसी और बातों में था कि आखिर ये शहर वाले लोग इस जंगल वाले घर में क्यों आ रहे हैं। यहाँ ऐसा क्या है, ना तो यहाँ पर बिजली है, ना सही ढंग से व्यवस्था है, तो आखिर ये कैसे रह पाएंगे। लेकिन मुझे क्या, मैं तो यहाँ कौन सा हमेशा रहने वाला हूँ। मैं भी तो सुबह होते ही अपने गांव वाले घर में चला जाऊंगा। ये औरत मुझे हमेशा के लिए थोड़ी रखेगी। लेकिन उसने कहा कि अगर कुछ दिन मेरी बेटी के साथ में रहोगे ना तो तुम्हें अंग्रेजी का ज्ञान भी दे देगी। फिर हम दोनों एक पगडंडी पकड़कर हाथ में लालटेन लिए हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं, जहां पर एक कच्ची सड़क नजर आ रही है, और हम दोनों कच्ची सड़क पर खड़े हो गए, इंतजार करने लगे।
हाँ, कुछ टाइम जरूर लगा। इसके बाद धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी नजर आई जो तेजी से हमारी तरफ आ रही थी, और देखते देखते धूल का गुब्बार जैसे उस जगह पर भर गया था। धूल की वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी रुक भी गई और उसमें से वह लड़की उतर भी गई, और फिर गाड़ी वाले के साथ में उस औरत ने कुछ बात भी किया जो अंग्रेजी में था, और मुझे तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आया। अब वह गाड़ी बैक होकर चली भी गई। धूल छंटती है। फिर मैं उस लड़की को देखता हूँ। गजब की खूबसूरत थी वह। ऐसी लड़की तो हमारे गांव में कोई भी नहीं थी जितनी यह सुंदर मुझे दिख रही थी। मैं उसको देर तक तकता ही रह गया, और तब वह मेरी तरफ देखकर कहती है, क्या देख रहे हो? और अपनी माँ से कहती है, अम्मा ये कौन है? और तब माँ बताती है कि बेटा, यह लड़का मुझे आज दोपहर में बेरी वाले बगीचे में मिला था। भूखा प्यासा था। इसका जीवन बड़ा संघर्ष में बीता है बेटा। इसके माँ बाप है नहीं। मामा मामी ने इसका लालन पालन किया था, लेकिन सही ढंग से नहीं। यहाँ की सारी जमीन बेच बांच करके वह शहर जा चुके हैं, और एक टूटा फूटा घर इसके जिम्मे छोड़ गए हैं रखवाली करने के लिए। है बेचारा। अब इसके पास ना इतना राशन है ना पैसा है। ये बेरी खा खा के अपना टाइम पास कर रहा था। तब मैं इसको लेकर आई। अच्छा किया ना बेटा। वह अपनी लड़की को देखकर बोलने लगी, चलो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तीनों उस घर में आ चुके थे जो बाहर से देखने में एक आम झोपड़ी लगती थी, लेकिन अंदर में सब सुख साधन के सामान भरे हुए थे। लेकिन एक ही पलंग था। मुझे लगा कि पलंग पर माँ बेटी सोएंगी, अब मुझे तो नीचे जमीन पर ही सोना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ था। मुझे एक दरी, एक तकिया दे दिया गया कि आप नीचे ही आराम कर लो, क्योंकि दूसरा पलंग है नहीं, ना और कोई खाट है। मैं समझ गया कि मुझे तो अब नीचे ही सोना पड़ेगा। अब मुझे कौन सा पलंग पर सोने की आदत थी? मैं तो फर्श पर, जमीन पर, खेत में भी सो जाया करता था। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यहां तो बिस्तर था ना। मैं बगैर बिस्तर के भी कभी कभी सो जाता था। मुझे नींद भी अच्छी आ जाती थी, और वैसे ही खाना पीना खाने के बाद अब नींद तो आ रही थी, और आखिरकार मैं इस दरी पर सो जाता हूं। लालटेन की रोशनी कम कर दी जाती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी रोशनी थी। माँ बेटी सो चुकी थी। उनकी खर्राटों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, और मुझे भी अब नींद आ चुकी थी। मैं भी नींद के आगोश में आ चुका था। कितना देर सोया था मुझे इतना अनुमान नहीं था। समय का मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जगह पर कोई और भी है जो अपनी बाहों में मुझ पर रखा है, और वह नरम बाहें लड़की की थीं। मुझे इतना तो एहसास हो चुका था। क्या उस औरत की यह बेटी थी जिसे मैं अब आंटी आंटी कहने लगा था? मैं एक बार कांप गया था। यह क्या? यह तो पलंग पर सोई हुई थी और मेरे पास क्यों आ गई है? अतः वह मेरे कान में फुसफुसाती है, कहती है, शोर मत करना, आराम से जो मैं कहती हूं वह करते जाओ। अगर तुम्हें भरपेट भोजन चाहिए, आराम चाहिए, तो यह काम तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम शोर करोगे तो उससे पहले मैं अपनी माँ को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ में जबरदस्ती करते हो। इसलिए बढ़िया है कि जो मैं कह रही हूं मेरे साथ करते जाओ, प्यार करो। मैं सन्न रह गया था उसकी बात सुन करके। वह मुझे फिर चेतावनी दे रही थी, अनमोल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं माँ को जगा करके बता दूंगी कि तुम मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और तब समझो तुम्हारे साथ में क्या होगा। इसके बाद मैं डर चुका था, और वह जो लड़की चाहती थी वह मैं करने लगा था, लेकिन डरा हुआ था। तब वह कहती कि डरो मत, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, अपनी माँ को भी नहीं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी एक अच्छे इंसान बनाने में। तुम भी मुझे याद रखोगे, लेकिन यह बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। वह रात मेरे लिए एक नया अनुभव थी। मैं जवान तो जरूर था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। डर भी था, एक रोमांस भी था, लेकिन जब लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हें आगे बढ़ाने में, तो मैं उस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं। अभी तक का जो मेरा अनुभव था मेरे परिवार का, मेरे मामा जी मामी का, मेरे साथ कुछ अच्छा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये अनजान लोग जिनको मैं जानता भी नहीं था, जो आज ही मैं उनसे मिला था और मुझे अच्छे लगने लगे थे, खास करके वह जवान लड़की, उसने तो मेरी बिखरती हुई जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था प्रेम का। मैं मन ही मन सब सोच रहा था। वह लड़की अपनी माँ के पलंग पर चली गई थी। मैं अकेला दरी पर सोया हुआ था और अपने भविष्य के बारे में ताने बाने बुन रहा था कि क्या होगा हमारे साथ में, क्या मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अब सोचना छोड़ दिया था। नींद आने लगी थी, और कब नींद के आगोश में आ गया मुझे तो अब पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। लड़की ही मुझे जगा रही थी। अनमोल, अनमोल उठ जाओ, सुबह हो चुकी है।
फ्रेश हो जाओ और चाय नाश्ता तैयार है। मुझे रात की बात सब याद थी। मैं उस लड़की के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी शिकन, कोई भी शर्म नहीं थी। वह भी बिल्कुल चहकती हुई लग रही थी। उसकी आंखों में मैं एक गुलाबी डोरा देख रहा था। वह खूब बोल रही थी, चहक रही थी। मेरा कोई इस चीज में कोई अनुभव नहीं था। मैं तो उससे अपनी आंखें चुराने लगा था। शर्म सी लग रही थी उसे आंखें मिलाते हुए। अब दोपहर होने जा रही थी। बाहर गर्मी बढ़ती जा रही थी। गर्म हवा का झोंका चलने लगा था। हम इस झोपड़ी के अंदर में थे और वह औरत जो लड़की की मां थी वह मुझसे कहने लगी, बेटा तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे एक दो सवाल पूछ सकती हूँ। मैंने बोला, हाँ आंटी बिल्कुल आप पूछ सकती हो। तब वह कहने लगी कि बेटा हम आज शाम को शहर लौटना चाहती हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मैं आंटी की तरफ देख रहा था और साथ में उस लड़की की तरफ भी। उस लड़की की आंखों में मैं शरारत देख रहा था। वह मुस्कुरा रही थी, आंखों से मुझे इशारा कर रही थी कि तुम भी चलो। तब आंटी कहती हैं कि बेटा अगर तुम्हें नहीं जाना है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। अब तुम्हारे मामा मामी तो यहाँ हैं नहीं, कब लौटेंगे कुछ पता भी नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी चलेगी? मैं इसलिए सोच रही हूँ कि तुम मेरे साथ शहर में चलो और मेरे साथ में ही रहो। मेरी बिटिया तुम्हें ज्ञान देगी, कुछ पढ़ाएगी लिखाएगी, जिससे तुम आगे अपना भविष्य संभाल सकते हो। आंटी तो अच्छी बात कह रही थी। मुझे भी उनकी बातें सब सही लग रही थी। वाकई में मेरे मामा मामी तो मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं था। कब तक आएंगे, क्या करेंगे, कब तक यह घर बिकेगा और कब मैं उनके साथ शहर जाऊंगा, कुछ मालूम नहीं था। अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर हम भूखे रह जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तब मैं क्या करूंगा? यही सोच करके मन ही मन मैं फैसला कर रहा था कि क्या करूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं। लेकिन यहां पर अब मैं क्या करूंगा? आखिरकार मैं आंटी से कहता हूं कि ठीक है आंटी, जैसा आप चाहो। मेरे मामा मामी जी तो मुझे छोड़ चुके हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों पर एक बोझ की तरह बन जाऊंगा ना। तब आंटी कहने लगी, अरे नहीं नहीं, कोई बोझ नहीं बनोगे। हमारा कुछ काम भी है शहर में, वह काम भी करना और हमारे साथ में भी रहना। तभी वह लड़की अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, वह अंकल कब आएंगे जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ का काम संभालते हैं? आंटी कहती है कि बेटा शाम तक आ जाएंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। मुझे लगा कि यहाँ पर जो इनकी खेती बाड़ी है वह कोई और ही संभालता है, शायद वह आएंगे तभी हम लोग जा पाएंगे। मुझे अब ऐसा ही लग रहा था। आखिरकार शाम होती है और तब एक बूढ़ा आदमी जो ताकतवर जैसा दिखता है, बिल्कुल पहलवान की तरह, सांवले रंग का, आंखें बड़ी बड़ी, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल और सफेद ही कपड़ा पहन रखा था, वह आता है। आंटी और लड़की उनसे बात करने लगते हैं कि तुमने आने में देर कर दी, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तब वह बूढ़ा मेरी तरफ उंगली देकर के पूछता है, यह नौजवान कौन है? मैंने तो इसको कभी देखा नहीं, क्या यह वही है जिसकी आपको जरूरत थी? वह आंटी उसको चुप कराती है इशारे से। लेकिन तब तक मैं वह बात सुन चुका था। मेरे जहन में कुछ हलचल होने लगी। क्या मतलब? इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब आंटी को मेरे जैसे नौजवान की जरूरत थी? किस लिए भला? मैं सोचने लगा, क्यों भला हमारे जैसे नौजवान को आंटी की जरूरत क्या है? पता मुझे ध्यान में आता है कि अरे आंटी कह रही थी ना कि शहर में इनका कोई काम है, शायद इसलिए। मैं अपने सवाल का जवाब खुद देता हूं। हाँ, यही बात है, नौजवान लड़कों की जरूरत होगी तभी ये बुढ़ा पूछ रहा है, क्या ये वही है जिसकी आपको तलाश है? फिर आंटी उस बूढ़े आदमी को थोड़ा दूरी पर ले गई और उससे बातचीत करने लगी। आंटी तो नहीं, वह बूढ़ा मेरी तरफ जरूर थोड़ी थोड़ी देर में देख रहा था, लेकिन तब भी मैं डरा नहीं था। मुझे लगा कि मेरे बारे में शायद यह पूछताछ कर रहा होगा। मैं आंटी के लिए एक अनजान व्यक्ति था ना, इसलिए वह जानकारी ले रहा होगा। मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तब आंटी और बूढ़ा आदमी हम लोगों के बीच में आ जाते हैं। आंटी कहती है उसका नाम लेकर के कि तुम जाओ और हमारे जाने का इंतजाम करो। देखो मैंने बोला था, गाड़ी आ गई होगी और इंतजार कर रही होगी। जाओ तुम जरा पता करके आओ, तब तक हम लोग भी तैयार हो जाते हैं। बूढ़ा चला जाता है और कुछ देर के बाद लौट के आता है और कहता है, हाँ जी, गाड़ी तो कब से आकर खड़ी हो चुकी है, ड्राइवर इंतजार भी कर रहा है, आप लोगों को चलना चाहिए। और इसके बाद आंटी और उसकी लड़की और मैं और बूढ़ा आदमी हम कच्ची रोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। आखिरकार एक काले रंग की गाड़ी दिखाई देती है और उसका ड्राइवर भी एक अधेड़ व्यक्ति होता है। उसकी आंखें कुछ अलग सी लगती हैं, बिल्कुल डरावनी सी, कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। लेकिन मैं इस चीज पर नोटिस नहीं करता हूं और फिर हम तीनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं
और गाड़ी शहर की तरफ चलने लगती है। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे तो नींद आने लगी थी और मैं सो भी गया था। तभी मेरे कानों में कुछ आवाज सुनाई देने लगी। ड्राइवर और आंटी आपस में बात कर रहे थे। आंटी तो ड्राइवर वाली सीट के बगल में बैठी थी और मेरे बगल में वह जवान लड़की। मेरी नींद टूट चुकी थी, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद कर रखा था। मुझे थोड़ा चक्कर सा महसूस हो रहा था, शायद गाड़ी में बैठने की वजह से। क्योंकि मुझे आदत नहीं थी ना, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर रखा था ताकि जो चक्कर है वह ज्यादा ना आए और मुझे कोई परेशानी ना हो। लेकिन आंटी और ड्राइवर आपस में जो बातें कर रहे थे, मैं उसको सुनता हूं। वह ड्राइवर भी आंटी से पूछता है, आप बिल्कुल कंफर्म हैं इस लड़के के बारे में? तब आंटी कहती हैं, हाँ भाई हाँ, धीरे बोलो, देखो अभी सो रहा है, उसके कानों में आवाज नहीं जानी चाहिए। ये वही लड़का है जिसकी मैं तलाश सालों से कर रही हूं। आखिर वह तलाश मेरी पूरी हो चुकी है। ये वही लड़का है जिससे मेरा काम बन सकता है। मैं सारी बातें सुन रहा था, उस बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा कोई डरने वाला बात उसमें लगा भी नहीं था। मुझे लगा था कि आंटी मेरे उज्जवल भविष्य के लिए बात कर रही है। लेकिन तलाश वाली बात, शायद ऐसा कोई काम हो जो और कोई लड़का कर नहीं सका हो। क्योंकि मैं सेहतमंद था, देखने में होशियार भी था, शायद वह काम मैं उनका पूरा कर सकता था और इसलिए तो मुझे शहर लेकर जा रही थी। मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा था। मैं मन ही मन इन बातों को सोते हुए, आंख बंद किए हुए और बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था जो आंटी और ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे। ड्राइवर कह रहा था कि वह शुभ दिन कब का है। तब आंटी धीरे से कहती है कि अभी पूरा महीना बाकी है, तब तक हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। इसको जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। और इसके बाद वह लोग खामोश हो जाते हैं। फिर मैं सोचने पर विवश हो जाता हूं, आखिर बात क्या है? ये किस शुभ दिन की बात कर रही हैं? शायद कोई फैक्ट्री का उद्घाटन होगा, शायद कोई नया काम होगा, तभी तो शुभ दिन को देखा जाता है। अब मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, आंखें बंद किए हुए हूं। और जो लड़की है ना, बिल्कुल कभी कभी मेरे ऊपर में गिर जाती है। शायद वह भी नींद में थी। हाँ, तो मैं हड़बड़ाता हूं और थोड़ा उसको साइड करने की कोशिश करता हूं। और ऐसा ही कब तक चलता रहा मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं फिर नींद में आ चुका था। और जब गाड़ी रुकती है, मुझे आवाज दिया जाता है, अनमोल अब उतर जाओ, हमारा घर आ चुका है। तब मैं आंखें खोलता हूं और गाड़ी से उतरता हूं। वह लोग तो पहले उतर चुके थे, सबसे लास्ट में मैं उतरता हूं। जैसे उतरता हूं, वह गाड़ी वहां से बाहर चली जाती है और फिर जो देखता हूं, देखता ही रह जाता हूं। एक बड़ा सा बंगला जैसा दिख रहा है, अंधेरे में डूबा हुआ। आसपास में देखता हूं तो पूरी जगह अंधेरे में डूबी हुई दिखती है। आंटी तो कहती थी कि हम शहर में रहते हैं, लेकिन यह जगह शहर जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ना तो यहां रोशनी थी, ना कोई चहल पहल नजर आ रही थी। बिल्कुल शांत जगह थी और वह भी अंधेरे में डूबी हुई। आखिर यह शहर कौन सा है? इतना यहां पर सन्नाटा क्यों? यहां पर इतना शांत क्यों लग रहा है? और यह जो बंगला है, इतना अंधेरे में डूबा हुआ क्यों है? गाड़ी जाने के बाद बस हम 3 लोग वहां पर नजर आ रहे थे, वह भी अंधेरे में। तब आंटी आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पीछे पीछे उनकी लड़की, और उसके पीछे में एक बड़ा सा गेट काले रंग का दिखता है। आंटी अपने पर्स से चाबी निकालती है और फिर उस गेट को खोल देती है, जैसे अंधेरे में उनको साफ साफ दिख रहा हो। लेकिन मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। गेट खोलते ही हम तीनों अंदर चले जाते हैं। एक और गेट था, उसका भी ताला आंटी खोलती है और फिर बिजली का स्विच ऑन कर देती है। अब फिर हर जगह पर रोशनी नजर आने लगती है। वह सही में एक बंगला था। रोशनी आने के बाद हर चीज साफ साफ नजर आने लगती है। तब आंटी मेरी तरफ मुड़ती है और कहती है, बेटा, ये है हमारा घर, कैसा लगा तुम्हें? मैं उस बंगले को देखता हूं। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, बिल्कुल शांत लग रहा था, कुछ डरावना भी लग रहा था। लेकिन मैं कहता हूं आंटी जी से, ये तो बंगला बहुत बड़ा है, कितने लोग रहते हैं यहां पर आपके अलावा? और तब आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि बस मैं और मेरी बिटिया, हम 2 ही लोग यहां पर रहते हैं। अब तुम आ चुके हो तो हम 3 लोग हो चुके हैं। चलो अब अंदर चलते हैं, रात ज्यादा हो चुकी है और मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। आंटी मुझे एक कमरा दिखाती हुई कहती है, ये आज से कमरा तुम्हारा है। इस कमरे में जो भी सामान है उसका तुम प्रयोग कर सकते हो। और हाँ, कुछ कपड़ा भी तुम्हारे साइज का जरूर होगा, देख लेना पहन करके। अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो कल सुबह में हम और इंतजाम कर देंगे। और चलो सो जाते हैं, कल सुबह हम फिर नाश्ते पर मिलते हैं। आंटी चली जाती है और उनकी लड़की तो पहले ही कमरे में जा चुकी थी। शायद उसका वह कमरा होगा। और मैं इस कमरे में आ चुका था और इस कमरे को देखने लगता हूँ।
वाकई में यह भी कमरा बहुत बड़ा लगता है। इसमें कई अलमारियां भी दिखाई दे रही थी। मैं एक अलमारी को खोलता हूं, तब मैं देखता हूं कि अलमारी तो कपड़ों से भरी पड़ी है। एक से एक कपड़ा टंगा हुआ मुझे दिखाई देता है। मैं उन कपड़ों को देखता हूं, एक कपड़ा उठाता हूं। मुझे लगता है कि कपड़ा मुझ पर बिल्कुल फिट आएगा, जैसा आंटी जी ने कहा था। मैं सोचता हूं कि आखिर यह कपड़ा है किसका? क्या आंटी का कोई बेटा भी है? लेकिन आंटी ने तो अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि उनका कोई पुत्र है। मैं कमरे में ध्यान से देखने लगता हूं, तब मुझे एक तस्वीर दीवार पर टंगी हुई नजर आती है। एक जवान लड़की थी। मैं फिर चौंक जाता हूं। देखने से हूबहू मेरे जैसा ही दिख रहा था। शक्ल भी कुछ कुछ मिलती हुई थी। वह बगैर दाढ़ी का था, लेकिन मेरी दाढ़ी कुछ बड़ी हुई थी। बस इतना ही फर्क था। अब आंटी तो चली गई थी। अब मैं पूछ नहीं सकता कि यह नौजवान का तस्वीर जो दीवार पर लगा हुआ है वह है किसका। चलो कोई बात नहीं, अब सुबह ही इस विषय पर बात करेंगे। तब तक मुझे अनुमान थोड़ा बहुत लग चुका था कि जरूर यह आंटी का बेटा होगा, जो कहीं अलग रहता होगा, विदेश में होगा, न जाने कहां होगा। चलो अब आंटी से हम सुबह ही बात करेंगे। मैं उस शानदार पलंग पर सोने लगता हूं। ऐसी पलंग पर मैं तो आज तक नहीं सो पाया था। बड़ा ही मुलायम बिस्तर था उस पर। मुझे अपने भाग्य पर फक्र होने लगा था। शायद मेरी अब किस्मत बदलने वाली थी, जैसा आंटी ने कहा था। चलो अच्छी जाएगी, अब तो आराम कर लेते हैं। और मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक आवाज जब कमरे में सुनाई देती है तो मैं अपनी आंखें सौ खोल देता हूं। कमरे में लाइट जल रही थी। मैं देखता हूं कि एक नौजवान लड़का, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था, मैं देख नहीं पाता हूं कि कौन है वह, इस कमरे में खड़ा दिखाई देता है और इस तस्वीर को देख रहा था जो दीवार पर टंगी हुई थी, जैसे उससे बात कर रहा हो। मुझे तो ऐसा ही लगा। क्या तो यह कौन हो सकता है? क्या यही है आंटी का बेटा? मैं उठकर बैठ जाता हूं। मैं उसे ध्यान से देखने लगता हूं, लेकिन पहचान नहीं पाता हूं। चेहरा दूसरी तरफ था। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसको देख रहा है और तब वह मेरी तरफ मुड़ता है। और जो मैं देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि वह तस्वीर वाला ही लड़का है जिसकी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। तो अपनी तस्वीर को देख करके यह क्या बातें कर रहा था? ऐसा कौन होता है जी? वह लड़का मुझे देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जब तक मैं उससे कुछ पूछ पाता, मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। फिर वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आधी रात के बाद यह लड़का, जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी हुई है, ये कैसे मेरे कमरे में आ गया था। और आंटी जी का कहना था कि इस घर में हम पहले 2 थे, अब तुम आ चुके हो तो हम 3 हो चुके थे। तो ये चौथा इंसान, ये लड़का कौन था जिसकी तस्वीर दीवार पर मुझे लगी दिखाई दे रही थी? और बिना बात किए हुए वह क्यों चला गया इतनी तेजी से? लेकिन तब तक मैं विशेष ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि आंटी का ही बेटा हो, तभी तो इसकी दीवार की तस्वीर लगी हुई है। शायद आंटी से इसकी बनती नहीं होगी, ये कहीं और रहता होगा। रात को आया है, आखिर अंधेरे में ही चला गया। चलो सुबह होने के बाद आंटी से सब कुछ पूछूंगा और मैं फिर सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ, अपने आप नींद खुल जाती है। फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता हूँ और जब वापस लौटता हूँ ना नहाने के बाद, तो मैं देखता हूँ पलंग पर मेरे साइज के ही कपड़े रखे हुए थे। शायद किसी ने अलमारी से निकाल करके रख दिया था। लेकिन कौन? आंटी या फिर उनकी बेटी? दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं उन कपड़ों को पहनता हूँ और बिल्कुल मेरे शरीर पर फिट आते हैं, जैसे वह कपड़ा मेरे लिए ही बने हुए थे। कपड़ा पहन करके मैं आईने में देखता हूँ। वाकई में अपने में बदलाव देखता हूँ। अलग सा लगता हूँ इन अच्छे कपड़ों में। मैं कई बार आईने में अपनी शक्ल को देखता हूँ, उन पहने हुए कपड़ों को देखता हूँ। इसके बाद उस कमरे से बाहर निकल आता हूँ। जिधर आंटी का कमरा था, उस लड़की का कमरा है, उधर मैं जाता हूं तो देखता हूं कि दोनों कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वहां पर मुझे कोई दिखता नहीं है। तब मैं सोचने लगता हूं कि इतने बड़े बंगले में मैं कहां जाऊं। ये तो बहुत बंगला बड़ा है, बहुत सारे कमरे मुझे दिखाई देते हैं, एक लंबा सा गलियारा है। तब एक आवाज मुझे सुनाई देती है। वह आवाज उस लड़की की थी। वह मुझे मेरा नाम लेकर के बुलाती है। अनमोल, अनमोल, हम लोग इधर हैं, आओ, हम तुम्हें याद ही कर रहे थे, चलो आओ नाश्ते के टेबल पर। मैं उस लड़की के पास चला जाता हूं और तब वह लड़की मुझे एक अलग रूम में ले जाती, जहां पर एक लंबा सा मेज लगा हुआ है और उसके अगल बगल में कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं। मेज पर नाश्ता रखा हुआ है। आंटी नाश्ता कर रही हैं और मुझे देख करके मुस्कुराती हैं। आओ अनमोल, नाश्ता बिल्कुल रेडी है, ठंडा ना हो जाए तो आकर के जल्दी से नाश्ता कर लो। वह लड़की भी बैठ जाती है और हम तीनों नाश्ता करने लगते हैं। मेरे मन में बहुत हलचल थी सवालों का। मैं आंटी की तरफ देख रहा हूं
क्या यह सही वक्त है मेरे सवाल पूछने का? शायद आंटी को समझ में आ चुका था कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं। तब आंटी कहती हैं, बात क्या है अनमोल, क्या यह घर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तब मैं कहता हूं, नहीं नहीं आंटी, घर तो बहुत अच्छा है और बड़ा भी है। इतना बड़ा घर तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं है। लेकिन एक सवाल है आंटी, मैं आपसे वह पूछना चाहता हूं। जिस कमरे में मैं रात को सोया था, उस कमरे की दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई है, एक जवान लड़के की। वह जवान लड़का मुझे रात में दिखाई दिया था, अपनी ही तस्वीर से बात करता हुआ। तो आंटी, क्या वह आपका कोई रिश्तेदार है? आंटी जैसे ही मैं सवाल पूछता हूं, वह चौंक जाती है। क्या कह रहे हो? वह तस्वीर वाला लड़का रात को तुम्हें दिखाई दिया था? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। तस्वीर में से कैसे कोई निकल करके बाहर आ सकता है? मैं नहीं मान सकती। यह तुम्हारा दिमाग का वहम है। वह तस्वीर मेरे ही बेटे की है, जब वह जिंदा था। अब वह इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह तुम्हारी दिमाग का वहम ही है और कुछ नहीं। मैं देखता हूं आंटी की आंखों में आंसू छलकने लगा था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यह बात सुन करके, और मैं अफसोस जाहिर करता हूं कि आंटी जी मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम था, शायद मेरे मन का वहम ही था। मैं काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा था, इसलिए मुझे ऐसा वहम हुआ होगा। फिर आंटी शांत हो जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम नाश्ता कर लो अनमोल, मुझे काम से कहीं बाहर भी निकलना है। मैं अब शाम को लौटूंगी। तुम्हारा ख्याल मेरी बिटिया रखेगी। हाँ, यह घर कुछ बड़ा है। देखो, तुम इधर उधर बिल्कुल मत घूमना, क्योंकि तुम इस घर में नए हो। तुम अपने कमरे में ही ज्यादा समय बिताना। कोई जरूरत हो तो बिटिया को आवाज दे देना। मैं अब शाम को लौटूंगी। दोपहर का भोजन तुम्हें बिटिया बना करके दे देगी। उसके बाद आंटी निकल जाती है, साथ में वह लड़की भी आंटी के साथ में। नाश्ता करने के बाद मैं इस कमरे में आ जाता हूँ। मेरे पास में कोई काम तो था नहीं, तो मैं इस कमरे में इधर उधर टहलने लगता हूँ। फिर पलंग पर बैठ जाता हूँ। ऐसा ही करने लगता हूँ। इस घर में सूरज की रोशनी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, बस बल्ब की रोशनी जल रही थी, जिससे घर में उजाला हुआ पड़ा था। दोपहर हो चुकी थी और मुझे भूख का एहसास भी हो रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं उस लड़की के पास जाऊं और बोलूं कि मुझे भूख लगी हुई है, शायद वह मेरे लिए खाना तैयार कर दे। मैं कमरे से निकल करके उसके कमरे की तरफ जाता हूं। दरवाजे पर एक भारी पर्दा लगा हुआ था। मैं आवाज देता हूं उस लड़की का नाम लेकर के, अतः वह लड़की कहती है, अनमोल, मैं अंदर ही हूं, आ जाओ। मैं हिचकता हूं, अतः वह लड़की दोबारा कहती है, अनमोल, मैं अंदर ही हूं, तुम अंदर आ जाओ। और आखिरकार मैं उस कमरे में चला जाता हूं। इस कमरे में मैं पहली बार आया था। तब मैं देखता हूं कि कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था। हर एक चीज अपनी जगह पर मुझे दिखाई दे रही थी, जो देखने में महंगी भी लग रही थी। वह लड़की पलंग पर लेटी हुई मेरी तरफ देख रही थी, अतः वह कहने लगी कि बात क्या है अनमोल, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? तब मैं कहता हूं कि हाँ जी, भूख मुझे लगी हुई है। वह मुस्कुराती है और कहती है कि आओ मेरे पास। मैं हिचकता हूं, अतः वह लड़की आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे डराती है। कहती है, तुम भूल गए रात को? आ जाओ, अब घर में मम्मी भी नहीं है, अब तो वह शाम को आएगी। हमारे पास मौका है, इस मौके का हम फायदा क्यों ना उठाएं? लेकिन मैं उस लड़की के पास जाना नहीं चाहता था। लड़की पलंग से उतर के आती है, मेरा हाथ पकड़ती है और फिर पलंग पर मुझे धकेल देती है और खुद भी आ जाती है, और वही सब जो रात को हुआ था फिर वह करने लगती है। मैं उसको मना करता हूं कि नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है, ये गलत बात है। अगर आपकी मां को पता लगेगा तो आपको भी और मुझे भी सजा मिलेगी। तब वह लड़की हंसती हुई कहती है, अगर पता लगेगा तब ना, हम पता लगने नहीं देंगे। और खबरदार, ये बात अपने अंदर ही छुपा के रखना, किसी से कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो तुम फायदे में रहोगे, नहीं तो इस घर से निकाल दिए जाओगे। फिर सोच लो कि अब कहां जाओगे, भूखे कहां रहोगे। मुझे भी लगता है कि लड़की सच कह रही है। आखिर मैं इस घर को छोड़ करके चला गया या निकाल दिया गया तो मैं फिर भटकता रहूंगा, कोई मुझे खाना पीना भी नहीं देगा। आखिरकार मैं उसकी बात को मान लेता हूं, मजबूरी थी मेरी। वह लड़की, मुझे लगने लगा कि वह मुझसे प्यार करने लगी है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा। वह मेरी हर चीज का ख्याल रख रही थी, मुझे भोजन ला करके खिला रही थी, मुझसे मीठी मीठी बातें कर रही थी और एक सपना मुझे दिखा रही थी। मुझे भी अब वह अच्छी लगने लगी थी। मुझे भी लगने लगा कि शायद प्यार इसी को कहते हैं। अचानक मैं उसकी आंखों में आंसू देखता हूं। मैं पूछता हूं, बात क्या है? अभी तो तुम मुस्कुरा रही थी, अभी तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं, बात क्या है? तब वह कहती है, कुछ भी बात नहीं है। वह मुझे टालने लगती है
जैसे कुछ बोलना चाहती हो, लेकिन अपने आप को रोक लेती है। लेकिन मैं भी उससे पूछता रहता हूं कि कुछ बात है तो मुझे बताओ ना, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू आया मुझे देख करके? कुछ बात है तभी तो। लेकिन वह कुछ बताती नहीं है, मुझे देखती रहती है। लेकिन मैं भी शांत नहीं बैठता। मेरे मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब से इस घर में आया हूं, इस बड़ी सी कोठी के अंदर में कुछ अलग महसूस हो रहा था। मैं उस लड़की से पूछता हूं, कुछ बात तो जरूर है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती हो, मुझसे कुछ छुपा रही हो। तब उसकी आंखों में फिर आंसू आ जाता है और कहती है कि हाँ, मैं बताना तो चाहती हूं, लेकिन बताने में मैं परेशानी में आ सकती हूं। मैं और डर गया और पूछने लगा कि बात क्या है। तब वह लड़की कहती है, देखो अनमोल, मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा ना तो अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे लगा कि वही हो जिसकी मुझे तलाश है। मेरी तलाश जैसे पूरी हो चुकी थी। अब मैंने तो तुम्हें उसी रात को पा लिया था, तुम्हें धमका करके। मैं इंतजार भी कर नहीं सकती। मुझे लगा कि सही वक्त है, लेकिन मैं अब डर रही हूं। अब जो तुम्हारे साथ में होने वाला है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं उस लड़की की बात सुन करके और डर जाता हूं और कहता हूं कि देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम कुछ भी मत छुपाओ। जो तुम्हें पता है वह मुझे बताओ। अतः वह लड़की एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि देखो अनमोल, मुझे पता है कि अगर मैं यह बात बताऊंगी तो मुझे सजा भी मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहां पर तुम भी सुरक्षित रहोगे और मैं भी सुरक्षित रहूंगी। मैं और डर जाता हूं उसकी बात सुन करके। ये क्या कहना चाहती है? कौन इसे सजा देगा? अब मेरे साथ में क्या होने वाला है मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। तब वह लड़की जो बात कहती है तो मैं दहल जाता हूं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उस लड़की को बोलने लगता हूं कि नहीं, जो तुम कह रही हो मैं उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। लेकिन लड़की कहती है कि अनमोल, यही सच है जो तुम्हें मैंने बताया है। उस लड़की ने जो कहानी मुझे बताई, वह कहानी मेरे दिल को हिला दिया था, डरा दिया था। ऐसा लगने लगा था कि मेरे सामने में मेरी मौत खड़ी है। लड़की कहती है, यह जो मेरी माँ है ना, वह एक डायन है। वह तंत्र मंत्र करती है। ऐसी तंत्र मंत्र की वजह से मेरा बड़ा भाई इस दुनिया से गुजर गया। मैं तो अपने मामा के पास रहती थी। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरा बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं है। तब मैं इस घर में आई थी। मेरी माँ बहुत बुरी है, वह डायन है। डायन है वह, किसी को भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी नहीं और मुझे भी नहीं। मेरा बड़ा भाई मर चुका था मेरी माँ की वजह से, उसकी तंत्र मंत्र की वजह से। एक गलत मंत्र के कारण वह भयानक शक्ति मेरे घर में आ चुकी थी और मेरे भाई को ही मार दिया था। मेरी माँ मेरे भाई को जिंदा करना चाहती है, तुम्हारी बलि दे करके, तुम्हारी बलि चढ़ा करके। उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारे बलि चढ़ाने के बाद मेरा बड़ा भाई जिंदा हो जाएगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वह जल्दी ही मुहूर्त आने वाला है। अब मेरी माँ सब कुछ इस तैयारी में लगी हुई है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। माँ ने बताया है कि अगर तू अपने भाई को जिंदा देखना चाहती है तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। जो मैं कर रही हूं तुम्हारे भाई के लिए, वह देखना जरूर जिंदा हो जाएगा। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूं, मुझे अपनी माँ की बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। जो इंसान एक बार मर चुका है वह कैसे जिंदा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मेरी माँ तुम्हारी बलि चढ़ा देगी और तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। मेरी माँ ऐसी ही है, वह एक डायन है। वह तुम्हारी बलि चढ़ा देगी ताकि मेरा बड़ा भाई जिंदा हो सके। लेकिन मैं साइंस की स्टूडेंट हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जो इंसान एक बार मर जाता है वह दोबारा जिंदा नहीं हो पाता है। लेकिन माँ का मानना है कि हाँ, डायन विद्या से हम ऐसा कर सकते हैं। अगर इस नक्षत्र का कोई लड़का पैदा हो तो इस नक्षत्र में अगर उसकी बलि दे दिया जाए तब ऐसा हो सकता है। मेरी माँ तुम्हारे साथ में ऐसा ही करना चाहती है। लेकिन मैं अब तुमसे प्यार करने लगी हूं। मैं चाहती हूं कि हम तुम इस जगह से कहीं दूर चले जाएं। हम अपनी दुनिया अलग बसा लेंगे, जहां पर मेरी माँ का साया भी ना पहुंच सके। क्या कहते हो अनमोल, तुम कुछ बोलोगे? मेरा तो दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं यह बात अपने गांव में सुना था। बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि डायन जो होती है ना, वह किसी को मार भी सकती है, फिर उसको जिंदा भी कर सकती है। उसके पास में वह शक्ति होती है जिससे जो इंसान मर जाता है वह फिर जिंदा भी हो जाता है। डायन ऐसा कर सकती है, लेकिन कभी मेरे साथ में ऐसा होगा मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं बहुत भयभीत था, डरा हुआ था उस लड़की की बात सुन करके, जो अब मुझसे प्रेम करने लगी थी। अगर वह मुझसे प्रेम नहीं करती तो शायद यह बात मुझसे जरा भी नहीं बताती। और उस कमरे में मैंने उस नौजवान को अपनी आंखों से देखा था, अपनी तस्वीर को निहारता हुआ।
मतलब वह एक आत्मा बना हुआ है। जो मैंने देखा था वह उसी की आत्मा थी। शायद डायन का प्रक्रिया चल रहा है। मुझे लगने लगा था कि यह लड़की मुझे सच कह रही है, नहीं तो कोई मरा हुआ इंसान मेरे सामने में कैसे आता। सब कुछ एक बुरे सपने की तरह महसूस होने लगता है। लड़की कहती है, तुम घबराओ मत, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है कि कब क्या करना है। बस वक्त का इंतजार करना है जब उस तिजोरी की चाबी मेरे हाथ लग जाएगी और उसके बाद हम इस घर से निकल जाएंगे। मैं कहता हूं कि क्या है उस तिजोरी में जिसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब वह कहती है कि हम कहीं भी जाएंगे, पैसा धन की तो जरूरत होगी, उस तिजोरी में बहुत सारा धन दौलत है। अब मैं चाहती हूं कि उसमें से कुछ धन दौलत लेकर के हम चलें ताकि हम अपनी दुनिया बसा सकें। लेकिन मुझे धन दौलत में कोई रुचि नहीं थी। मुझे तो लगने लगा कि जितना जल्दी हो सके इस घर से निकल जाना चाहिए। इससे तो बढ़िया मेरा गांव था, जहां पर मैं बड़े आराम से इधर उधर घूमता रहता था। ऐसी समस्या तो मेरे साथ में नहीं थी। हाँ, भूखा जरूर रहता था, लेकिन मैं मरने वाला तो नहीं था। कोई डायन मुझे मारने वाली तो नहीं थी। मैं तो बहुत मुसीबत में फंस चुका हूं। अब मैं क्या करूं? मैं कहने लगा उस लड़की से कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो फिर इंतजार किस बात की। हम कहीं और चल पड़ेंगे जहां पर हमें कोई जानता ना हो। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। चलो हम निकल पड़ते हैं अभी इसी वक्त। तब वह लड़की कहती है, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हम बाहर निकल जाएंगे तब भी हम पकड़े जाएंगे, और एक बार हम पकड़े गए तो दोबारा इस घर से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। हमें कैद में रखा जाएगा। मेरी माँ डायन है और उसके पास बहुत सारी शक्ति है, बहुत प्रेत हैं। वह सारी शक्ति हम दोनों पर छोड़ देगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम इस घर से निकल सकेंगे। मेरी माँ उसी काम के लिए गई हुई है। तुम्हारी बलि के लिए कुछ सामानों का इकट्ठा कर रही है ताकि वह शुभ मुहूर्त में तुम्हारा बलि दे सके। मुझे अब लगने लगा था कि क्या हम इस घर से सही सलामत निकल पाएंगे या फिर मेरी बलि चढ़ा दी जाएगी। मैं डरा हुआ था। मैं लड़की से कह रहा था, चलो हम यहां से निकल जाते हैं, कहीं दूर जाएंगे जहां पर हमें कोई जानता तक नहीं हो। तब वह लड़की कहती है कि इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ पा रहे हो। मेरी माँ एक खूंखार डायन है। उसके पास असीम शक्तियां हैं। वह सारी शक्ति हम दोनों पर छोड़ देगी। हम भाग भी नहीं पाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, या तो हमें मार दिया जाएगा या बलि चढ़ा दिया जाएगा। मैं उस लड़की से पूछने लगा कि मैं कब तक इस घर में सुरक्षित हूं, कब मेरी बलि चढ़ाई जाएगी। तब लड़की सोचते हुए कहने लगी कि अभी वक्त लगने वाला है। वह शुभ मुहूर्त, अभी एक लंबा टाइम है। हमारे पास अभी वक्त है। हम वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें तुम्हारा सहयोग जरूरी है। हमारे बीच क्या चल रहा है ये किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, जैसे हम अनजान हैं। जब हम अकेले होंगे तो हम जरूर मिलेंगे, लेकिन इस घर में कोई भी होगा उसके सामने न तो तुम आना और न मैं तुम्हारे पास में आऊंगी, लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्ट जरूर रहेंगे। मैं नहीं चाहती हूं कि इस घर में और कोई बलि चढ़े। मैं कभी नहीं चाहती हूं। मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूं। मैं तुम्हें इस घर से निकाल करके ले जाऊंगी। मुझ पर यकीन करो, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं और अपने प्रेम को मैं भला बलि कैसे चढ़ने दे सकती हूँ। लड़की मुझे बहुत समझा रही थी, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी तरह करके इस घर से बाहर बहुत दूर निकल जाऊं। इस घर की साया भी मुंह तक पहुंच ना पाए, लेकिन कैसे निकलूं यही तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपना मन शांत करने लगा। मैं समझ गया था हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा, एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी, और तब शायद मैं इस घर से निकल सकता हूं। क्या मैं इस लड़की पर विश्वास कर सकता हूं? क्या लड़की सच बोल रही है? यह तो उसी की बेटी है ना, जो मेरी बलि चढ़ाना चाहती है। क्या मैं इसकी बात पर यकीन करूं? मैं सोचने लगता हूं, लेकिन दिमाग कुछ काम नहीं करता है। सर में दर्द होने लगता है। जितना सोचता हूं दर्द उतना ही होने लगता है। तब वह लड़की कहती है कि मेरी बात पर यकीन रखो अनमोल, मैं तुम्हें इस घर से सही सलामत निकाल कर ले जाऊंगी। हम एक ऐसी जगह पर चलेंगे जहां पर हमें कोई पहचान भी नहीं सकता है। इस घर का साया हम तक पहुंच भी नहीं पाएगा। चाहे मेरी माँ कितनी जोर लगा ले, लेकिन वह मुझ तक पहुंच नहीं सकती। लेकिन इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। बिना धन के हम कहां कहां भटकेंगे। कभी कभी तो उस लड़की की बात मुझे सच्ची लगती थी, जैसे वह अपने दिल से बोल रही हो, लेकिन अगले पल मैं सोच में पड़ जाता था। आखिर मैं इस पर इतना यकीन क्यों करूं, जबकि इसकी खुद की माँ डायन है। लड़की मुझे समझा बुझा करके अब इस कमरे में लेकर आती है, जो कमरा उसके बड़े भाई का था। दीवार पर वह तस्वीर लगी हुई थी और मैंने उसके भाई को इस घर में चलते फिरते देखा था।
तो क्या उसका वह आत्मा था जो अपनी तस्वीर को घूर घूर करके देख रहा था? क्या मैं इस घर में सुरक्षित हूं? कहीं उसकी आत्मा मेरे साथ कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? मैं डरा हुआ था और मैं उस लड़की से कहने लगा कि नहीं, इस घर में मैं रह नहीं पाऊंगा। मैंने तुम्हारे भाई की आत्मा को अपनी आंखों से देखा है। क्या पता वह मुझे तकलीफ दे दे, मुझे मार दे। आत्मा का क्या भरोसा। तब वह लड़की उदास भाव से कहने लगी, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वह बहुत शरीफ और नेक लड़का था। वह तुम्हारे साथ में कभी नहीं करेगा। उसको तो अपनी मौत पर भी विश्वास नहीं है कि वह मर चुका है। मैंने भी उसको देखा है, इस घर में घूमते हुए, एक एक कमरे में जाते हुए। तब मैं समझ गई थी कि मेरा भाई अपने आप को अभी भी जिंदा मानता है। वह ऐसे ही किया करता था जब वह जिंदा था। वह उसकी आदत है। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं हिम्मत करके इस कमरे में जाता हूं। साथ में वह लड़की भी होती है। कुछ क्षण हम वहां जरूर बिताते हैं। तभी कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है। तब वह लड़की मुझे समझाती है, ये जो मैंने बात बताई है ना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, यह भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम इस घर से कभी निकल नहीं पाएंगे, जिंदा तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। तुम मेरी बात समझ गए ना? तुम इस घर में बिल्कुल शांत रहना। अगर मेरी माँ तुम्हारे पास में आती है, कोई चीज तुम्हें देती है, तो लेने से इनकार मत करना। लेकर के एक साइड में रख देना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आकर के तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी कि वह चीज तुम्हारे पास में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तुम बेफिक्र रहो। देखो, कोई आ रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूं। जब फिर मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। वह कमरे से बाहर निकल गई थी। जाते जाते दरवाजा भिड़ गई थी। मैं इस बिस्तर पर लेट जाता हूं, अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करता हूं। वह आवाज आंटी की थी, यानी उस डायन की थी जिसको मैं आंटी कहता था, वह भी प्रेम से। मैं तो उसे मां के समान प्यार करने लगा था। मुझे लगने लगा था कि मैं अपनी मां को प्रेम तो नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, अब दूसरी मां मिल गई है जिसे मैं प्रेम करता हूं और वह भी मुझे प्रेम करती है। लेकिन जब मैं पूरी बात समझता हूं जो लड़की ने बताया था, तब मैं खौफ में भर जाता हूं और डरने लगता हूं। बाहर में शोर हो रहा था, मतलब आंटी के साथ में कुछ और लोग भी थे। कौन वह लोग हो सकते हैं? कोई तंत्र मंत्र करने वाला? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मैं आंखें बंद करके लेटा रहता हूं और कुछ देर के बाद मेरा दरवाजा खुलता है और आंटी कमरे में दाखिल होती है और उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैंने कभी देखा नहीं था। आंटी मेरा नाम लेती है, अनमोल, अनमोल बेटे, क्या तुम सो गए हो? उठो बेटा, देखो मैं किसी से मिलवाने आई हूं। आंखें खोलो बेटा और मेरी तरफ देखो। और तब मैं डरते डरते आंखें खोलता हूं, उठ करके बैठ जाता हूं। ऐसा दिखावा करता हूं कि मैं नींद में था। मैं उस सज्जन की तरफ देखता हूं जो मेरे लिए नए थे। उनकी भी आंखें कुछ अलग लग रही थीं, बड़ी डरावनी सी। आंखों का रंग लाल था, जैसे वह नशे में चूर हों। और तब आंटी कहने लगी, यही लड़का है जिसके बारे में मैं आपको बताया था। देखिए, इसके माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे। इसके मामा मामी ने इसका लालन पालन किया है, लेकिन सही ढंग से नहीं। इस लड़के को अकेले छोड़कर शहर चले गए। इसके पास कुछ खाने को भी नहीं था, ये जंगली बेरियां तोड़कर खाता था। मुझे नजर आ गया था, तब मैं अपने पास इसको लाई। ये वही लड़का है, इसका नाम है अनमोल। तो क्या लगता है इसके भाग्य तकदीर में क्या लिखा हुआ है? मैं सांस रोके और वह सब बातें सुन रहा था। मुझे पता है कि तू ही तो मेरी तकदीर लिखने वाली है, मुझे बलि चढ़ाने वाली है। अब इस अनजान व्यक्ति से क्या पूछ रही है जो मुझे वह सही नहीं दिख रहा था। तब वह अनजान व्यक्ति मेरे पास में आ गया और कहने लगा, बेटा थोड़ी अपनी ललाट ऊपर करना। मैं ललाट को पढ़कर बता सकता हूं कि तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है। और वास्तव में वह ऐसा ही करने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं घबरा रहा था। वह कहता है, अरे डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं बच्चा। जो देख पा रहा हूं, तुम तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारा बहुत नाम होगा। मुझे उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। कुछ दिन में यहां पर मैं बलि चढ़ने वाला हूं। मैं कैसे अमीर बन सकता हूं, कैसे धनवान बन सकता हूं, मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं? जब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा तो मैं कैसे बड़ा आदमी बन सकता हूं? यह झूठ बोल रहा है, मन ही मन में सोचता हूं। मैं देख रहा था जब वह व्यक्ति यह सब बता रहा था, तब आंटी के चेहरे पर जैसे अचरज के भाव दिखाई दे रहे थे। जैसे उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इंसान जो बोल रहा है, क्या यह सच भी हो सकता है। तब आंटी कहती हैं, चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाती हूं। फिर मुझसे कहती है कि बेटा, अगर आराम कर लिए हो तो थोड़ा इधर उधर टहल लिया करो।
इससे इंसान स्वस्थ रहता है। और फिर वह दोनों लोग इस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा भड़ाम से आवाज करता हुआ बंद हो जाता है। अब मैं किसकी बात को सही मानूं, किसकी बात को गलत मानूं? कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था? मुझे यह सब ढोंगी लग रहा था। मैं फिर उदास हो गया था, मन बहुत बेचैन हो गया था। मैं बाहर तो निकलना चाहता था और वही मैं करता हूँ। दरवाजे से बाहर निकलता हूँ और गलियारे में टहलने लगता हूँ। मैं उस गेट पर जाना चाहता था जहां से मुझे कभी बाहर निकलना था। वह रास्ता मैं देखना चाहता था और आखिरकार मैं उस गेट पर पहुंच गया था। गेट पर कोई ताला अंदर से बंद नहीं था, बस कुंडी लगी हुई थी। मैं कुंडी को खोलता हूँ, पीछे मुड़कर देखता हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आंटी पूछेगी कि कहाँ जा रहे हो, तब मैं कहूंगा कि आपने ही तो कहा था थोड़ा बाहर घूम फिर लो। मैं बहाना बना दूंगा। शाम हो चुकी थी। मैं धीरे से दरवाजा खोलता हूँ, बाहर देखता हूँ तो बाहर शाम ढल रही थी। हल्की फुल्की रोशनी मुझे नजर आ रही थी और मैं बाहर तब तक निकल चुका था। अपने आप को आजाद महसूस कर रहा था कि चलो अच्छा है, इस घर से मैं बाहर निकल गया। लेकिन मैं जाऊंगा कहां पर, मुझे नहीं मालूम था। क्या कोई मेरे पीछे आएगी ढूंढने के लिए? शायद आंटी किसी को भेजेगी। अपने मन में ऐसा ही सब सोचता रहता हूं और उस घर से मैं थोड़ी दूरी पर बाहर निकल आया था। तब मैं देखता हूं कि घर है कहां पर। मैं देखता हूं कि घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके आसपास में कोई भी घर मुझे दिखाई नहीं देता है। मतलब यह कि यह फार्म हाउस जैसा था। और मैं जब सामने देखता हूं ना, तब समझ में आ जाता है कि लड़की ने सच कहा था कि मैं इस जगह से निकल नहीं पाऊंगा। देखता हूं कि आगे एक और बड़ा सा लोहे का गेट है और वहां पर दो लोग बैठे हुए हैं जो मुझे आते हुए देख रहे थे। दोनों अधेड़ लग रहे थे, काले रंग का पोशाक पहने हुए थे और उनकी भी आंखें जैसे नशे में लाल हुई पड़ी थीं। अचानक मुझे आवाज देते हैं, इधर आना, इधर आना। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा कि अब वास्तव में इस जगह से मैं निकल नहीं पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि मैं आजाद हो चुका हूं, लेकिन इस जगह पर दूसरा भी गेट था, वह भी बहुत बड़ा, जहां पर दो दो चौकीदार बैठे हुए थे जिनकी आंखें नशे में लाल थीं। देखने में बड़ा अजीब लग रहे थे। जब मुझे आवाज देते हैं तो मैं डरते हुए उनके पास चला जाता हूं। क्या कुछ जरूरत है आपको? किसी सामान का आप हमें बता सकते हो, हम आपका वह प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन कल, आज कोई भी गाड़ी नहीं है, गाड़ी बाहर गई हुई है। जब गाड़ी आ जाएगी और तब हम आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब मैं आबादी से बहुत दूर था। उनके हिसाब से गाड़ी से लोग आते थे, जाते थे। कोई सामान भी लेना होता था तब भी गाड़ी का इस्तेमाल होता था। मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहां आना तो आसान था, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल था। तब मैं उनको मना कर देता हूं कि नहीं, मुझे कोई सामान की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस हवा पानी खा रहा था। आंटी ने कहा था और तब मैं यहां तक आ गया। कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तब वह लोग शांत बैठ गए थे। मैं फिर इस दरवाजे से अंदर आ जाता हूं। एक कमरे में मुझे कुछ लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था, तो मैं गलियारे से गुजरते हुए जब अपना नाम सुनता हूं तो मेरे कदम रुक जाते हैं। आंटी मेरा नाम लेकर के कह रही थी कि अनमोल है ना, ये लाखों में से एक है, ये हीरा है मेरे लिए। मेरी पारखी नजर ने पहचान लिया है। ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिसको मैं ढूंढ रही थी ना, ये वही लड़का है। मैंने अपने इतने दिनों के सफर में जिसको ढूंढ रही थी, ये वही लड़का है। बहुत सीधा साधा, ज्यादा बात भी नहीं करता है, पर भरोसे के लायक भी है। और इसके बाद मैं समझ गया था कि आंटी वही तांत्रिक, कुछ और लोग भी थे जिसको मैंने देखा नहीं था। आंटी मेरे ही बारे में बात कर रही थी। न जाने अब क्या करने वाली थी। क्या मेरे पास में अभी वक्त था कि आज ही मेरा काम तमाम तो नहीं होने वाला था? मैं डर गया था। मैं भाग भी नहीं सकता था। मैं आबादी से बहुत दूर था और तभी वह लड़की गलियारे में नजर आती है, यानी मेरी प्रेमिका। जैसे ही मुझे देखती है, इशारा करती है कि जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं उसका इशारा देखते ही उसकी तरफ चल पड़ता हूं। तब कहती है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? मुझे डांटते हुए कहती है, तुम अपने कमरे में चले जाओ और कुछ देर के बाद ये सब लोग जाने वाले हैं। आज रात इस घर में कोई नहीं रहेगा। हम दोनों के लिए अच्छा मौका है। आज मैं किसी तरह से तिजोरी की चाबी हासिल कर लूंगी और आज ही रात को हम इस जगह से निकल पड़ेंगे। मेरी माँ जाएगी एक लंबी यात्रा पर। ये जो लोग सारे आए हुए हैं, एक ही गाड़ी में भर करके जाएंगे, जिसके साथ में मेरी माँ भी होगी। ये सब बलि के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हारी बलि के लिए। तुम्हारी बलि देने के बाद माँ के पास एक स्पेशल पावर आ जाएगा, वह और भी पावरफुल हो जाएगी, उसका ये मानना है। तो अभी तुम अपने रूम में जाओ। जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊं, तुम उस रूम से बाहर मत निकलना। जैसे ही माँ जाती है,
वैसे ही मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगी और आज रात को हम यहां से निकल पड़ेंगे। अगर वह तिजोरी की चाबी मेरे हाथ लग जाती है, तुम मेरी बात को समझ गए ना? और उसके बाद मुझे धकेलने लगती है, जाओ जल्दी से। और मैं अगले पल इस रूम में चला जाता हूं और इस बिस्तर पर बैठ जाता हूं। मेरा सर में दर्द तेज तेज होने लगता है। मुझे रोना आ रहा था कि हे भगवान, मैं कहां फंस चुका हूं, अब क्या होगा मेरे साथ में। लेकिन मैं कर क्या सकता था? अपने सर को अपने हाथों से दबाने लगता हूं ताकि दर्द में आराम मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा था। दर्द बढ़ता जा रहा था और आखिरकार मैं रोने लगता हूं। तभी आंटी कमरे में प्रवेश करती है। अब मुझे इस हालत में देख करके वह कहती है, मेरा नाम लेकर के, क्या हुआ अनमोल, क्या सर में दर्द हो रहा है? मैं बोलता हूं कि हाँ आंटी। तब कहती है, चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हारी दर्द को अभी दूर कर देती हूं। और अपने हाथों से मेरे सर पर कुछ करने लगी थी। ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे नींद आ रही हो। मैं गहरी नींद में सोता जा रहा हूं। फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कब सो चुका हूं। जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे वही लड़की जगा रही होती है। उठो अनमोल, उठो अनमोल, मैंने चाबी हासिल कर ली है, मैंने धन दौलत बैग में भर लिया है, तुम जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, हम यहां से निकलने वाले हैं। आधी रात हो चुकी है, माँ यहां से दूर चली गई है और जो गेट के चौकीदार हैं वह भी सोने के लिए जा चुके हैं। रास्ता क्लियर है, हम यहां से निकल सकते हैं। जितना जल्दी हो सके तुम मेरे पीछे आओ। ये सब सुन करके मेरा दिल धड़कने लगता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं इस जगह से आजाद हो सकता हूं? लड़की का तो यही कहना था। फिर मैं देरी नहीं करता हूं। जिस हालत में होता हूं और इस हालत में लड़की से कहता हूं, चलो मैं तो तैयार हूं। लड़की मेरे कमरे से बाहर निकलती है। उसके हाथ में कंधे पर 2 बैग टंगे हुए थे। दोनों बैग थोड़ा बड़े ही दिख रहे थे। तब वह कहती है, एक बैग को तुम संभालो और ध्यान से, इसमें धन दौलत है, इसमें पैसा है, इसमें जेवर है, आराम से। मैं उस लड़की की तरफ देखता हूं। उस लड़की के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं था। वो बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन मैं घबराया हुआ था। अगर इस वक्त में कोई चौकीदार आ गया या आंटी लौट आई तब क्या होगा? दिल की धड़कन बढ़ गई थी। लड़की मुझे कह रही थी, प्लीज जल्दी चलो भी, जल्दी चलो। और मैं उस लड़की के साथ चलने लगा था। लड़की लगभग दौड़ती हुई जा रही थी। मैं भी उसके साथ दौड़ लगा रहा था। आखिरकार हम बड़े वाले गेट पर पहुंच चुके थे, जहां पर मैंने 2 चौकीदारों को बैठे भी देखा था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। शायद लड़की सच कह रही थी। वह चौकीदार आराम करने चले गए थे। गेट में सिर्फ कुंडी लगी हुई थी और लड़की कहती है, अनमोल, बहुत आराम से खोलना, धीरे धीरे से, आवाज ना हो, नहीं तो उन चौकीदारों का कान बहुत तेज है। और मैं ऐसा ही करता हूं। उस वक्त में मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, वह भी तेज तेज चल रही थी। मेरी सांसें भी तेज हो रही थी। मैं गेट को खोल देता हूं। लड़की बाहर निकल जाती है। कहती है, तुम भी आओ जल्दी से, हमें बहुत पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। रात हमें चलते हुए बितानी है। तुम अब देर मत करो, मेरे पीछे पीछे चलो। लेकिन यह बैग संभाल करके, इसमें बहुत सारा धन दौलत है। मैं समझ गया था कि अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। इस लड़की ने जो भी कहा था सच्ची तो कहा था, लेकिन हम लोग जाएंगे कहां पर? लड़की का कहना था कि हम लोग रात भर पैदल चलेंगे, तब हम एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाएंगे। तो कहां जा रहे थे हम? क्या हम सुरक्षित रहेंगे? क्या हमें आंटी फिर से पकड़ तो नहीं पाएगी? क्या मेरी बलि तो फिर से नहीं चढ़ पाएगी? मुझे अभी भी दिल तेजी से धड़कते हुए महसूस हो रहा था। न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। जो मेरा ललाट देख रहा था वह तो कह रहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारा भी नाम होगा। क्या उसकी बात सच साबित होगी या फिर मैं बलि चढ़ जाऊंगा? तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी इसमें आगे तो और बहुत कुछ बचा है, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के तो रोंगटे खड़े डीडे हो जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करूं तो कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को इसका अगला भाग भी चाहिए। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। समीर सिंह और शमी सिंह, तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, मोहिबा भाई पाकिस्तान से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिपटूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से,
राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, भीमा सेन भाई ओडिशा से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूर्ण चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, राकेश कलेरा भाई राजस्थान से, नेहा दीक्षित जी लखनऊ से, रिचू जी इंग्लैंड से, अनीस कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फुल शरीफ नेपाली भाई कतर से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, ललन भाई बिहार से, इफात अलीम भाई पाकिस्तान से, समीर गुंचर भाई भारत से, मेघा दीदी उमरेड से, अजिनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, हमदून जिया और अहयान और आल्या भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मान साहब भाई पठानकोट से, रोशनी कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, धर्मराज भाई भारत से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभाल गांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, पूनम धानक भाई राजकोट से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तोसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा अमन शर्मा, रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोईर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणुगिरी दुबई से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।